सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की वन संपदा भाग 2, जिसमें हम पहला भाग लेकर आए थे, जिसमें हमने जो है राजस्थान के जो वन संपदा है उसके आंकड़े वगैरह देखे थे और वनों का वर्गीकरण, वृक्षावरण और वनावरण सब चीज़ हमने देख ली है। उसके बाद में हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो मुख्य जो वनस्पति है, जिसके अंदर हमने खेजड़ी पढ़ लिया है। इसके अलावा रोहिड़ा, साल, ढाक, चंदनवन ये सब पढ़ चुके हैं हम। बांस के बारे में भी हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, उसका थोड़ा सा पार्ट है, देखिए दोस्तों इसमें। और ये आपके लिए बढ़िया नोट्स लेकर आई हूँ मैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं हम बिना समय गंवाए। तो देखिए दोस्तों, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया, जिसका 15-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। देखिए दोस्तों, बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और कोटा जिलों में होता है ये। और बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है और यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। तो बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया था और 15-16 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। इसके बाद में हम देखते हैं गोंद। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम देखिए दोस्तों, गोंद का देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन से वृक्षों से प्राप्त होता है। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल और सालर तथा ढाक से गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, इनके तने के ऊपर ये गोंद जो है उत्पादित होता है। ये जो इतने वृक्ष हैं इनके ऊपर ही ये गोंद पाया जाता है, उगता है। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर और ढाक। चौहटन बाड़मेर, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि चौहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं आंवला। आंवल देखिए दोस्तों, आंवला नहीं है, आंवले का तो बड़ा पेड़ होता है। यह है आंवल, एक झाड़ी है जो जोधपुर व पाली जिलों में पाई जाती है। उपयोग होता है इसका चमड़ा साफ़ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये वृक्ष बना हुआ है झाड़ी की तरह। तो देखिए आंवल क्या है, एक झाड़ी है जो जोधपुर और पाली ज़िले में पाई जाती है। उपयोग चमड़ा साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तेंदू देखिए, स्थानीय नाम है इसका टीमरू। तेंदू का स्थानीय नाम है टीमरू। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बीड़ी जो लोगों के द्वारा पी जाती है, उसके ऊपर जो लपेटा हुआ, जर्दे के ऊपर जो लपेटा हुआ पत्ता होता है वो किसका होता है, तेंदू का होता है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारां, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में पाए जाते हैं। चित्तौड़ पहले झालावाड़, बारां, उसके बाद चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मयूर बीड़ी का कारखाना जो सरकारी है दोस्तों, यह कहाँ पर है, टोंक में। मयूर बीड़ी का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ पर है, टोंक। तो स्थानीय नाम है टीमरू। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में ये मिलता है। इसके अलावा मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक जिले में है जो कि सरकारी है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया था, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार कर सकती है। खेर या इसको कहते हैं अकेशिया कटेचू, खेर के वृक्ष हैं। देखिए दोस्तों, कथोड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करती है। तो कत्था तैयार, जो पान में लाल लाल रंग का जो पदार्थ लगाया जाता है उसे हम कत्था कहते हैं। और कत्था जो है खेर के वृक्ष से बनाया जाता है। कौन सी प्रणाली है, हांडी प्रणाली के द्वारा। इसके तने की छाल को उबाल करके कत्था तैयार किया जाता है और ये कथोड़ी जाति के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ये खेर सर्वाधिक उदयपुर में, सलुम्बर में, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां और सवाई माधोपुर में मिलता है। खेर के वृक्ष जो है सर्वाधिक उदयपुर में, सलुम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, बारां में और सवाई माधोपुर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने कथोड़ी जनजाति पढ़ी है, ये जनजाति है, ये क्या है, सर्वाधिक उदयपुर में ही निवास करती है और इन्हीं के द्वारा कत्था तैयार किया जाता है खेर वृक्ष से।
इसके बाद में हम पढ़ते हैं महुआ। महुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो देखिए मधुका लोंगोफोलिया, मधुका लोंगोफोलिया। आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, इसका आंसर देंगे आप कमेंट्स बॉक्स में। तो देखिए ये है महुआ है आदिवासियों का कल्प वृक्ष, जबकि आपको बताना है राजस्थान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है। अब देखिए इससे देशी शराब बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, मावड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों, मावड़ी, ठीक है। और ये देखिए आंवले की तरह ये नज़र आ रहा है, महुआ है ये दोस्तों ये। तो देखिए आगे इसमें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर और चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलुम्बर में ये पाया जाता है। आगे देखते हैं हम इसके बाद में देखिए अर्जुन वृक्ष, ये औषधीय पौधा है, झालावाड़ और उदयपुर में पाया जाता है। इनके चित्र सहित आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए चित्रों सहित इनको दिखाया गया है दोस्तों। तो अर्जुन वृक्ष देखिए ये अर्जुन वृक्ष है और औषधीय पौधा है, झालावाड़ और उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अश्वगंधा, औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनाई जाती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। अश्वगंधा की खेती कहाँ पर होती है, कोटा संभाग में होती है। औषधीय पौधा है और इसकी जड़ से दवाइयाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम शहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के जो है वृक्ष पर। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो रेशम के कीड़े पालने वाली जो खेती है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं। देखिए ये जो है शहतूत का पेड़ बनाया गया है जिसके ऊपर शहतूत लगे हुए हैं। आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। कठपुतली कौन सी लकड़ी से बनती है, आड़ू वृक्ष के जो है लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्प वृक्ष के 2 पेड़ हैं जहां हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। रखत देखिए क्या होता है, बिना जुता हुआ खेत होता है उसे रखत कहा जाता है। कांकड़ होता है खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हुए होते हैं, जिसमें पेड़ लगे हुए होते हैं जंगल की तरह, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कांकड़ कहा जाता है। डांग और रूड वनों के संरक्षण से संबंधित है। इस तरह से क्या है शब्दावली कई बार पूछ ली जाती है तो इनका भी हमें ध्यान में रखना है। तो रखत क्या है, बिना जुते हुए खेत को रखत कहा जाता है क्योंकि वो रखा हुआ होता है इस तरह से। कांकड़ खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हुए होते हैं। डांग और रूद वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ राजस्थान की प्रमुख घास है। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इन घासों से भी पूछा जाता है, जैसे सेवण है, धामण है, ये घास है दोस्तों, खस है, बूर घास है, मोथा घास है। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी एरिया में किस प्रकार की घास पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले है सेवण। सेवण का वास्तविक नाम वानस्पतिक नाम है लेसियूरस सिंडिकस। लेसियूरस सिंडिकस, सेवण तो से ले, इस तरह से याद करेंगे, लेसियूरस सिंडिकस। पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। और देखिए लाठी सीरीज क्षेत्र ये जो है, देखिए सेवण जहाँ पर है वहीं पर ये लाठी सीरीज क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, पानी धरातल के नीचे पानी पाया गया है मीठा। तो यह स्वादिष्ट घास है, सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। तो देखिए आगे इसे हम घासों का राजा भी कह सकते हैं, घासों का राजा भी कह सकते हैं। ये चित्र बनाया हुआ है इसका, ये इससे हम अच्छे से समझ लेंगे। इसे घासों का राजा कहते हैं। गोडावण की शरण स्थली यानी कि गोडावण पक्षी यहाँ पर अंडे देता है। सेवण घास में अंडे देता है। इसके सूखने पर इसे लिलोण कहा जाता है। तो देखिए पहले तो क्या कहा जाता है, इसको सेवण है, ठीक है, और इसको सूखने के बाद में क्या कहा जाता है, लिलोण कहा जाता है। करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। तो अच्छे से याद कर लेंगे हम सेवण घास को कहाँ पर पाई जाती है। इसका वानस्पतिक नाम है लेसियूरस सिंडिकस। उसके अलावा ये लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है, स्वादिष्ट घास होती है, सर्वाधिक जैसलमेर में है, घासों का राजा इसे कहा जाता है। और गोडावण की शरण स्थली है, गोडावण पक्षी अंडे देता है इसमें, और इसे सूखने पर लिलोण कहा जाता है।
करड़ और अंजन भी यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख घासें हैं। आगे देख धामण, इसके बाद में हम देखेंगे धामण घास। सेवण हमने देख ली है, अब देखेंगे धामण घास। पश्चिमी राजस्थान में सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास है जो दुधारू पशुओं को जो है ये खिलाई जाती है। ठीक है, ये चित्र है इसका धामण घास का। आगे हम देखते हैं बूर घास। बूर घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। स्वादिष्ट घास तो सेवण है और सुगंधित घास है बूर घास। इससे खुशबूदार तेल बनाया जाता है, बीकानेर ज़िले में पाई जाती है। तो देखिए, अब तक हमने सेवण पढ़ी है, धामण, बूर, कंजन, करड़, अंजन, और इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं बूर घास। सुगंधित घास है, खुशबूदार तेल बनाया जाता है, बीकानेर, ये इसका चित्र है दोस्तों। आगे देखते हैं खस। भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक पाई जाने वाली सुगंधित घास है। भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक में पाई जाने वाली घास है ये सुगंधित। इससे पर्दे व हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है उस घास से दोस्तों पर्दे और हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार और ठंडा बनाने के लिए किया जाता है। कमरों को ठंडा और खुशबूदार बनाने के लिए और शरबत बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो डीग और भरतपुर इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग वाले। और फिर सवाई माधोपुर, करौली और टोंक में भी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मोथा घास। मोथा घास घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है और इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। मोथा घास है भरतपुर में और घना पक्षी विहार में पाई जाती है। ये इसका चित्र है दोस्तों, और इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एंचा घास। एंचा घास यह है भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये घनी घास होती है। ये चित्र देखिए इसका बनाया गया है। तो इसमें क्या है, पक्षी फंस जाता है और मर जाता है। यह भी घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है। तो मोथा घास और एंचा घास ये दोनों कहाँ पर पाई जाती है, घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा है भरूट। भरूट क्या है दोस्तों, कांटेदार घास है। भरूट क्या है, कांटेदार घास है। इसके अलावा हम देखते हैं गोखरू या भाखंडी। गोखरू या भाखंडी गोखरू या भाखंडी पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास जिसे ऊंट बड़े चाव से खाते हैं। तो ऊँटों की खाने वाली घास है ये गोखरू या भाखंडी कहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस घास या गाजर घास इसको कहा जाता है। खरपतवार घास है जो नुकसानदायक होती है। ये बिना उगाए ही बहुत तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों, और ये खेतों के लिए नुकसानदायक होती है, ज़मीन के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसे कहते हैं कांग्रेस घास या गाजर घास। नेक्स्ट देखते हैं मुरात, जिसे पेनिकम टर्गिडम भी कहते हैं। मुरात घास है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पशु चारे की घास है। ये इसका चित्र बनाया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा देखिए राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली, अलवर जिलों में और न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ पाली और अलवर में और न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। आगे देखते हैं प्रसिद्ध उद्यान देख लेते हैं हम। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर में है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर में। इको टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क है माचिया सफारी जोधपुर में। पहला मरु वानस्पतिक पार्क है माचिया सफारी जोधपुर में। तो देखिए विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर में और इको टूरिज्म पार्क है झालाना जयपुर में। आगे देखते हैं, देखिए राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क, ये चित्र दिया हुआ है इसका दोस्तों। ये है माचिया सफारी जोधपुर में। इसके अलावा मंडोर गार्डन जोधपुर में। चंबल उद्यान कोटा में। ऑक्सीजन पार्क इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन पार्क कोटा में बनाया गया। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनाया गया। ई रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनाया गया। इसके अलावा इको टूरिज्म पार्क भी जयपुर में है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान भी झालाना जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो दो कोटा में है, चंबल उद्यान ऑक्सीजन पार्क कोटा में, मंडोर गार्डन जोधपुर में, और राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क माचिया सफारी जोधपुर में स्थित है। आगे देखते हैं हम
देखिए दोस्तों, प्रमुख संस्थान देख लेते हैं हम। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, देखिए वनस्पति से संबंधित जो इनके विकास के लिए जो संस्थान बनाए गए हैं, इसमें प्रमुख देख लेते हैं हम। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, जिसे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया सवाल है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसे आफरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आफरी भी कहा जाता है, आफरी। ठीक है, आफरी भी इसको कहा जाता है। तो देखिए AFRI आफरी, आफरी है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 1987 में स्थापना। उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना और ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वनस्पति बढ़ सके। ये देखिए इसका जो है मार्क दिया हुआ है, किस तरह का है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बीच में लिखा हुआ है आफरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित 4 संस्थाएं हैं जो वन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है। जिसमें देखिए वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थापित किया गया है। तो फिर से देख लेते हैं। वन्य जीव प्रबंधन संस्थान रेगिस्तान और पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र तालछापर अभ्यारण्य चूरू में, राजस्थान वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है आगे, अगला है संयुक्त वन प्रबंधन। कौन सा है दोस्तों? संयुक्त वन प्रबंधन JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया था। तो वनों की सुरक्षा हेतु 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया संयुक्त वन प्रबंधन है। इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में स्थापित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में स्थापना की गई थी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन निदेशालय की। आगे देखते हैं हम इसमें प्रमुख दिवस देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इनके भी सवाल आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ज़्यादातर देखिए 22-22, 21-22, 22-22। ठीक है, वानिकी 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को घोषित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस ये सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं। वानिकी दिवस 21 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010 को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख वन पुरस्कार है। वनों से संबंधित पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार। 1994 से प्रारंभ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई पाली को दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है। 1994 से इसे प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा वनों से संबंधित पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। इसके अलावा है वानिकी पंडित पुरस्कार, वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। पहला है अमृता देवी, दूसरा है वानिकी पंडित पुरस्कार। नेक्स्ट राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस समय ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है।
पहला नागरिक को दिया जाता है जिसमें 5 लाख पुरस्कार दिए जाते हैं रुपए, और संगठन को दिया जाता है जिसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं पूरे संगठन को, और एक नगर पालिका को दिया जाता है जिसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। और इसका लोगो है, ये देखिए दोस्तों, दोनों हाथों में पृथ्वी को लिए हुए और ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है। तो 2012 से ये दिया जा रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार देखिए 1986 में प्रारंभ किया गया। इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि है 2.5 लाख रुपए। तो 1986 से प्रारंभ है और 19 नवंबर को ये दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 2.5 लाख रुपए। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। अगला देखते हैं, कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार। कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांखला का जन्म जोधपुर में हुआ था। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने टाइगर के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से दिया जा रहा है। 50,000 रुपये की राशि है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ। भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। 92 में इनको पद्मश्री मिला। एक है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इससे पहले जो आया था वो था इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, 1986 से प्रारंभ था और ये 2009 से दिया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, जबकि प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2009 से प्रारंभ है। 5 जून को दिया जाता है और 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, देखिए वनस्पति के संरक्षण से संबंधित एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें देखिए दोस्तों मोबाइल ऐप है जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, जिसे कहा गया है राज वायु। 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया और वायु गुणवत्ता की जांच के लिए इसको प्रारंभ किया गया। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इसकी जानकारी दी जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख वन योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं हैं जिनके तहत पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाई गई योजनाएं हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए पहली है मरु वृक्षारोपण परियोजना, 1978 में प्रारंभ की गई थी। देखिए दोस्तों इसको हम थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, यहाँ से देखिए प्रमुख योजनाएं हैं वन योजनाएं। मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ, राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। कौन सी योजना? मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं हम, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास योजना। इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है, वृक्षारोपण करना है दोस्तों, और ये जापान की सहायता से संचालित है। ये देशों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी योजना कौन से देश की सहयोग से चलाई जा रही है, तो ये है जापान के सहयोग से। अगली देखते हैं हम, अरावली वृक्षारोपण परियोजना। अरावली के क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण करने वाली योजना है। 1 अप्रैल 1992 से ये प्रारंभ की गई। ये भी जापान की सहायता से है। राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिले, जहाँ पर देखिए दोस्तों मरुस्थल नहीं है, वो गैर का मतलब होता है मरुस्थल नहीं है। जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में ये संचालित है। तो गैर मरुस्थलीय जिले हैं 10, उनमें 1 अप्रैल 1992 से अरावली वृक्षारोपण परियोजना चल रही है, ठीक है। अगली योजना देखते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जिसे जायका भी कहते हैं दोस्तों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये है जायका। तो ये जायका के द्वारा संचालित योजना है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। देखिए दोस्तों ज़्यादातर योजनाएं जापान के सहयोग से चल रही है। इसकी आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले और 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा एवं जल का संरक्षण करना है। तो जायका की सहायता से है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित है। ये आर्थिक सहायता दी जाती है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना।
10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है। अगला देखते हैं, हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित है, वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। इसका ये लोगो है, देखिए हरित राजस्थान योजना का लोगो है दोस्तों ये, और 2009-10 में स्टार्ट की गई थी और नरेगा के सहयोग से संचालित है। इसके बाद में हम देखते हैं घर घर औषधि योजना। तो देखिए औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था। इसको आगे हम अच्छे से देख लेते हैं। औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया। तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा के कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना इसमें तय किया गया था। ठीक है, ये इसका लोगो है, घर घर औषधि योजना। ठीक है दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा था, इसलिए प्रत्येक घर में इन पौधों की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया था। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना। आगे देखते हैं हम, हरित राजस्थान स्वस्थ योजना। 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इसके अलावा है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड को हम अच्छे से देख लेंगे आगे। प्रोजेक्ट बोल्ड, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो देखिए प्रारंभ है 2021 में, निचला मांडवा गांव उदयपुर में ये संचालित की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रोजेक्ट बोल्ड में क्या है, बम्बू, बम्बू मतलब होता है बेम्बू, बेम्बू मतलब होता है बांस। ठीक है, तो बांस को लगाने के लिए, बांस के विकास के लिए ये योजना बनाई गई थी 2021 में, निचला मांडवा गांव उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। आगे है टॉफिर, TOFIR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इस कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा है इको टूरिज्म पॉलिसी। राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर के वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई थी, 2010 से संचालित है। आगे देखते हैं हम, ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति। ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति, इसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में इसको प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये राजस्थान की वन संपदा से संबंधित हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके हम 2 भाग लेकर आए थे। पहला भाग इससे पहले आ चुका है, दूसरा भाग आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके नोट्स बनाइए, पूरी संपूर्ण नई जानकारी के साथ में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने। और मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।